कल हमने अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करा था, इन्वेंट्री। बताओ, रिवाइज कर कर आए हो? तेजस, रिवाइज करा चैप्टर? क्वेश्चंस पूछ लो। ठीक है जी। बताओ, इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है? अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए बात करें तो इन्वेंट्री किस किस चीज से कंपोज होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए? फटाफट बताओ। नहीं, 100 रुपीज ऑफ का कूपन इंटरमीडिएट पे। देखते हैं। आपको मिला था वंश 100 रुपीज ऑफ का कूपन? ये बताओ जल्दी जल्दी। मैन्युफैक्चरिंग के केस में इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा? बोलो भाई। बिल्कुल वंश मिलेंगे जब। पहले आंसर दो, तभी फाउंडेशन होगा। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। यस। और अगर ट्रेडर हो तो उसके लिए इन्वेंट्री में क्या क्या आता है? फिनिश गुड्स एंड पैकिंग मटेरियल। ठीक है। यस। बताओ, इंटरेस्ट हमारी इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं नहीं बनते? इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट। हाँ जी। अगर उसको बनाने में लॉन्गर टर्म लगाओ तब इन्वेंट्री का पार्ट बनता है, अदरवाइज नहीं बनते। इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम करते किस पे, किस वैल्यू पे हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं? बताओ फटाफट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। सिर्फ एनआरवी पे नहीं करते क्रिश, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। ठीक है। कॉस्ट में हमने वेरियस कंपोनेंट्स देखे थे। आपका परचेज प्राइस आता है, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाता है, टैक्स कौन से वाला ऐड होता है? जल्दी से टाइप करके बताओ, टैक्स कौन सा लेते हैं हम? नॉन रिफंडेबल। हाँ जी, नॉन रिफंडेबल टैक्स ले लेते हैं। और क्या आ जाता है? आपकी अदर डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट सारी ऐड कर देते हैं। एनआरवी कैसे आता है? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर वर्क इन प्रोग्रेस हो, हमें इसमें से एक और चीज लेस करनी होती है। क्या लेस करते हैं अगर वर्क इन प्रोग्रेस का नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करना है? फटाफट बताओ। जल्दी सी, वर्क इन प्रोग्रेस का नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या लेस करेंगे? कॉस्ट इनका एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, राइट। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है जी। इसके आगे हमने देखे थे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की टेक्निक्स। टेक्निक्स में हमने एक तो देखा था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड किस केस में लगता है, इंटरचेंजेबल गुड्स में या नॉन इंटरचेंजेबल में? टाइप करके बताओ। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इंटरचेंजेबल या नॉन इंटरचेंजेबल? नॉन इंटरचेंजेबल, राइट। ठीक है। तो इंटरचेंजेबल के लिए हमने क्या मेथड्स पढ़े थे? फीफो पढ़ा था, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। इनमें से कौन से वाला मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा अलाउ नहीं करता? लीफो, राइट। फीफो में हम बोलते हैं कि जो हमने सबसे पहले परचेज करा है वो सबसे पहले सेल करा होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा बच रहा होगा? एंड वाला। लीफो इसका अपोजिट होता है कि हमने जो सबसे लास्ट में परचेज करा वो सबसे पहले सेल करा होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा बच रहा होगा? फर्स्ट वाला, स्टार्टिंग वाला। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं हम? टोटल कॉस्ट निकालते हैं, मतलब कि यूनिट्स इनटू प्राइस करके डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कर देते हैं। और सिंपल एवरेज में क्या करते हैं? टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइसेस। डन। इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी, परपेचुअल मेथड एंड पीरियोडिक मेथड। कौन से वाले में हमें
पर्टिकुलर डेट पे जाके कैलकुलेट करते हैं। डेली का कैलकुलेशन नहीं होता, पर्टिकुलर डेट पे होता है। परपेचुअल है पीरियोडिक? पीरियोडिक, राइट। और परपेचुअल में क्या करते हैं? परपेचुअल में इन्वेंट्री कैलकुलेशन कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो पीरियोडिक में हमने एक चीज देखी थी, आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा प्लस परचेजेस होगी। क्लोजिंग स्टॉक आपने कैलकुलेट कर लिया, तो बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगा इसमें? पीरियोडिक के केस में बैलेंसिंग फिगर क्या बचता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। परपेचुअल के केस में ओपनिंग स्टॉक था, परचेजेस आप ऐड करते जाते हो, सेल्स आप लेस करते जाते हो, बैलेंसिंग फिगर क्या बचता है परपेचुअल के केस में? क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो हम पीरियोडिक के केस में एज्यूम करते हैं कि जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो सारा क्या होगा? सेल हो गया होगा। परपेचुअल के केस में हम एज्यूम करते हैं कि जितना भी सामान बच रहा हो वो सारा क्लोजिंग स्टॉक में होगा, ठीक है। इसका हमने एक लिमिटेशन पढ़ा था कि लॉस बाय थेफ्ट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। यहाँ पे हमने मान लिया कि सारा सेल हो गया, यहाँ हमने मान लिया सारा स्टॉक में है। लेकिन अगर बाई चांस स्टॉक में ना हो तो, या बाई चांस वो सेल ना हुआ, वो चोरी हो गया हो तो ये एक लिमिटेशन है जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए पता है, एक और चीज बताती हूँ, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही फॉलो करोगे। अगर आपने परपेचुअल लगा रखा है, बैलेंसिंग फिगर आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया, तो भी आप कभी कभी ना जाके स्टॉक में गोडाउन में चेक कर सकते हो कि वो स्टॉक एक्चुअल में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ अकाउंट्स में शो हो रहा है, ठीक है। ये सारा हमने पढ़ा था। आज हम इसके करने हैं क्वेश्चंस। डायरेक्टली क्वेश्चंस के स्टार्ट करते हैं। आपके ना इसकी 7 इलस्ट्रेशंस हैं। कोई भी एक नंबर बोलो, जो सबसे पहले बोलेगा वही वाला इलस्ट्रेशन नंबर करेंगे। 1 to 7 में कोई भी नंबर बोलो। 3। पहले थर्ड करते हैं। थर्ड ना आपका फर्स्ट से रिलेटेड है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल एज्यूम दैट फॉलोइंग इश्यूज वर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। प्रीवियस एग्जाम्पल पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1। 2 से रिलेटेड है आपका। अ मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ परचेजेस ऑफ अ कंडेंसर विच ही यूजेस व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट्स। ये आपकी परचेजेस है। 4 दिसंबर को आपने 900 यूनिट्स परचेज करी, 50 रुपीज पर यूनिट पे। 10 दिसंबर को आपने 400 यूनिट्स परचेज करी, 55 पर यूनिट पे। फिर आपने 11th को परचेज करी, 19th को करी, 28th को करी, ठीक है। ये सारी आपकी परचेजेस की डिटेल्स है। उन्होंने बोला 1600 यूनिट्स वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18 दिसंबर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपके पास टोटल यूनिट्स, टोटल परचेजेस थी 2600, आपने सेल कर दी 1600, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचेगी, कितनी यूनिट्स बचेंगी? नंबर ऑफ यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक 1000, 2600 माइनस 1600, 1000 यूनिट्स, ठीक है। इलेक्शन ट्रू और 3 दोनों ही कर लेते हैं। 2 में आपको करना है लीफो के अकॉर्डिंग। आप मेरे को बताओ, इसके ऊपर ना मैं परचेजेस लिख देती हूँ। December 4 और एक है आपकी December 10, 900, 400, 50, 50। लीफो के अकॉर्डिंग बताओ कि स्टॉक में कौन से वाली है, कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा अकॉर्डिंग टू लीफो मेथड। December 4 900 एंड December 10 100, करेक्ट। 50,500। कैसे आया आपका 900? लीफो का मतलब क्या होता है? लास्ट एंड फर्स्ट आउट। तो लास्ट वाली आपने सेल कर दी होंगी, तो स्टार्टिंग वाली आपके पास बच रही होंगी, इनमें से बच रही है आपके पास। टोटल 1000 यूनिट्स थी, तो 900 तो ये वाली बच रही होंगी। 900 × 50, 100 × 55, ये आपको क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। कितना कितना आ गया? 900 × 50, 45,000 एंड 5,500, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, समझ आ गया? यहीं पे अगर हम बोले फीफो, फीफो के बेसिस पे कितना होता?
20, 200, 800। 200 आपकी 60 वाली और 800 आपकी 47 वाली। कितना कितना आ गई? 200 इंटू 60, 12,000 प्लस 800 इंटू 47, 37,600। टोटल आपका आ गया 49,600। और किसी को भी समझना है तो बता देना। फीफो में हमने क्या करा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपकी स्टार्टिंग वाली सेल होगी होंगी, स्टॉक में कौन सी बच रही होंगी? लास्ट वाली। सिंपल एवरेज के अकॉर्डिंग बताओ इसी क्वेश्चन में कितना आएगा सिंपल एवरेज? 53.4 इंटू 1000 कैसे आएगी? 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47। टोटल कितने नंबर है ये? 5। इनका एवरेज कितना आ रहा है? 53.4। यूनिट्स कितनी थी आपके पास? 1000। तो कितना हो गया? 53,400। ठीक है। लास्ट वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग बता दो कितना आ रहा है? जैसे बताओ वेटेड एवरेज। सारी यूनिट्स और प्राइजेस को मल्टीप्लाई करते जाओ, जीटी करो, टोटल आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2600 इंटू 1000। इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, जल्दी जल्दी करो। 49.6 क्या है ये? 800 इंटू 47 प्लस 200 इंटू 69। हमने सिर्फ लास्ट वाली क्यों लिए थे? जस्ट वेटेड एवरेज करना है ना, सबका एवरेज होएगा। हमें क्या, ये तो आपने क्या कर दिया कि पहले फीफो लगा दिया फिर उसका एवरेज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, 18 तक सेल कर दिया। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? 900 इंटू 50 प्लस 400 इंटू 55 प्लस 300 इंटू 55 प्लस 200 इंटू 60 प्लस 800 इंटू 47। सबको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स कितनी थी आपकी? 2600। क्लोजिंग स्टॉक में कितनी बच रही है? 1000। ऐसे आता है आपका वेटेड एवरेज में। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दो, हम तो इन जनरल कर रहे हैं। समझ आया ये? बाकी लोग जल्दी से यस नो लिख के बताओ, समझ आया या नहीं वेटेड एवरेज? ठीक है। आशु, वंश,
ये सो नो? ठीक है, डन। तो चारों मेथड्स आपको समझ आ गए। अब हम करते हैं परपेचुअल वाला क्वेश्चन। ये तो आपने क्या करा है, एक पर्टिकुलर डेट पे जाके निकाल लिया। परपेचुअल वर्ड का मीनिंग हमने क्या देखा था, कि हर डेट पे आपके पास रिकॉर्ड होता है। क्या आपके पास यहाँ पे हर डेट के बाद रिकॉर्ड था? क्या आपने 4 दिसंबर के बाद निकाला था कितनी स्टॉक बच रहा है, या 10 दिसंबर के बाद निकाला था? नहीं, आपने सीधा क्या करा था, 28 के बाद निकाला था। तो अब ये जो चारों पार्ट्स हमने करे, ये पीरियोडिक के अकॉर्डिंग करे, एक पर्टिकुलर डेट पे जाके निकाल रहे हैं। एक क्वेश्चन हम करते हैं परपेचुअल वाला, ठीक है। इसी वाले क्वेश्चन में, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल एज्यूम द फॉलोइंग इश्यूज वर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। आपको ना इशू की डेट भी बता दी, आपकी जो 600 यूनिट्स थी ना, उसकी डेट्स बता दी कि आपको कब कब इशू हुए हैं। आपके पास परचेजेस की डेट्स भी हैं, सेल की डेट भी है, ठीक है। तो अभी एक सेकेंड में इसको दोबारा ओपन कर लूं। इलस्ट्रेशन नंबर 3। हाँ जी, ये आपकी इशू की डेट है। एक बार ना हम परचेज की ना साइड में ही लिख लेते हैं। आपकी परचेजेस हुई हैं December 4, 10, 11, 1928। December 4, 10, 11, 1928। यूनिट्स कितनी है, 900, 400, 300, 200, 900, 400, 300, 200, ठीक है। लास्ट है 800। और उसके बाद है 55, 60, 47, ठीक है। आपके पास परचेज की डेट्स भी आ गई, सेल्स की डेट भी आ गई। आपको बनाना है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। मैं आपको क्वेश्चन चेक करा देती हूँ, पूरा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस करें। सबसे पहले बताओ, हम फर्स्ट एंट्री किस चीज की करेंगे, सेल की या परचेज की? कौन सी डेट पहले आ रही है, सेल वाली या परचेज वाली? परचेज की, तो हम फर्स्ट एंट्री कर देंगे परचेज की। आपने ये फॉर्मेट अच्छे से याद करके जाना है। 3 कॉलम्स बनाने हैं बस आपको। डेट का तो बनेगा ही, रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस। रिसीट्स मतलब परचेजेस या ओपनिंग स्टॉक, इश्यूज मतलब सेल्स, और ये आपका बच जाएगा बैलेंस, ठीक है। इसमें आपको फर्दर 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी आपको गिवन है, रेट आपको गिवन है, मल्टीप्लाई कर दोगे अमाउंट आ जाएगा, करेक्ट। ऐसी क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट बना लोगे ये। सबसे पहले डेट, फिर आपके 3 कॉलम्स बनेंगे किस किस चीज के, इश्यूज, परचेजेस, इश्यूज और बैलेंस। उनके फर्दर 3 कॉलम्स बनेंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले आपने करी 4 दिसंबर को 900 यूनिट्स परचेज करी 50 रुपीज के हिसाब से। 950, 45,000। ये समझ आया, परचेजेस की एंट्री कर दी। 4 दिसंबर को आपने अभी तो कोई सेल करी नहीं है, तो ये सारा ही स्टॉक आपके पास बैलेंस में होगा। 900 यूनिट्स 50 के हिसाब से 45,000 की। नेक्स्ट आपने करा December 5 को सेल्स करी 500 यूनिट्स की। तो December 5 को इश्यूज में लिख दोगे 500 यूनिट्स। कौन से प्राइस पे करेंगे? अभी तो प्राइस का कंफ्यूजन ही नहीं आया, क्योंकि हमारे पास स्टॉक एक ही टाइप का बच रहा है। कंफ्यूजन तो जब आएगा जब ये अलग अलग प्राइजेस वाले स्टॉक्स ले लेंगे हम। अभी तो सिर्फ 50 रुपीज वाला स्टॉक है ना हमारे पास, तो 50 रुपीज में आपने सेल कर दिया होगा। ये समझ आया हमने क्या करा, ये सुनो, बताओ रिपीट करूं? डन? आशु, फ्रेश समझ आ रहा है? डन, ठीक है। हमने सबसे पहले परचेजेस करी, 900 यूनिट्स परचेज करी 50 के हिसाब से 45,000। फिर हमने क्या करा, 500 यूनिट्स इश्यू करी। यहाँ पे प्राइस ये 50 लेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही टाइप का स्टॉक था। बैलेंस कितना बच गया, 900 यूनिट्स थी जिसमें से 500 इश्यू कर दी, तो बैलेंस बच गई 400 यूनिट्स। 400 × 50, 20,000 का आपके पास स्टॉक बच रहा है। इसके बाद कौन सी एंट्री करूं, 5 दिसंबर की हमारे इशू की एंट्री भी होगी। नेक्स्ट कौन सी करूं, सेल की या परचेज की? परचेज की। December 10 को आपने परचेजेस करी अगेन
400 यूनिट्स परचेज करी आपने 55 के अकॉर्डिंग, एंट्री कर दो। 400 इंटू 55, 22,000। अब आपके पास कितनी इन्वेंट्री होगी? एक तो आपके पास ये बच रही थी 400 इंटू 50, 20,000 की। एक आपके पास ये वाला स्टॉक और आ गया 400 इंटू 55, 22,000। ठीक है, दो टाइप्स की इन्वेंट्री होगी आपके पास। ये वाली एंट्री भी होगी। इसके बाद कौन सी करूं, सेल या परचेज? परचेज की, अगेन परचेज की एंट्री हो जाएगी। 300 यूनिट्स परचेज करी आपने 55 के अकॉर्डिंग, रिसीट्स में लिख दो। तो आपके पास तीन टाइप का स्टॉक हो गया। दो तो ये क्लोजिंग स्टॉक बच ही रहे थे, एक परचेजेस आपने और कर ली 300 इंटू 55, 16,500 का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कौन सी, सेल या परचेज? अगेन परचेज, 200 यूनिट्स इंटू 60, ये भी परचेजेस में लिख दो। अब चार, ये तीन ऊपर से आए थे यही वाले सेम, और एक फोर्थ परचेजेस वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सी करेंगे हम? 19 दिसंबर हो गया, सेल्स की करेंगे। 600 यूनिट्स आपने करी है सेल। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये 600 यूनिट्स कौन से मेथड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं? लीफो के अकॉर्डिंग। लीफो के अकॉर्डिंग इनमें से 600 यूनिट्स हमने कौन से प्राइस वाली सेल करी होगी? लीफो, सेल कौन से वाली करी है? 200 इंटू 60, 300 इंटू 55, 100 इंटू 55। परफेक्ट तेजस। क्योंकि हम लीफो में नीचे से सेल करना स्टार्ट करते हैं, जो सबसे लास्ट परचेजेस होती है वो हम सबसे पहले सेल करते हैं। यस, तो हमने क्या करा, 200 इंटू 60 ये सेल करी। पर आपने तो टोटल कितनी सेल्स करी है, 600 यूनिट्स। तो बची हुई 300 यहाँ से भी करी होंगी। 100 और बेची है, 100 कहाँ से बेची होंगी, यहाँ से 100 इंटू 55। अब स्टॉक में क्या बच गया, ये वाली पूरी सेल होगी, ये वाली पूरी सेल होगी, तो क्या बच गया, 100 इसमें से गई है, 300 इंटू 55 और 400 इंटू 50, ये स्टॉक में बच गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है? ये पार्ट अगर किसी को नहीं समझ आया तो बताओ, क्लियर है तो यस लिखो। डन, सबको समझ आ रहा है ना? ठीक है। उसके बाद आपने ये वाले इश्यूज कर दिए 20 दिसंबर वाले। अब कौन सी एंट्री करूं, सेल या परचेस? ये एंट्री हो चुकी, ये हो चुकी, यहां तक हो चुकी 19 तक। सेल और परचेज, परचेज की एंट्री करेंगे। 800 यूनिट्स इंटू 47, 800 यूनिट्स आपने परचेज कर ली 47 के अकॉर्डिंग, 37,600। ये कैसे आया आपका, 800 इंटू 47। क्लोजिंग स्टॉक देख लो कितना बच रहा है। ये दो टाइप्स की यूनिट्स तो हमारे पास बची रही थी, एज इट इज लिख दो। तीसरी और आ जाएगी 800 इंटू 47, 37,600। क्लियर? लास्ट आपकी एक सेल्स रहेगी, 500 यूनिट्स की आपने करी है सेल्स। अब मेरे को बताओ 500 यूनिट्स आपने कहाँ से सेल करी होंगी एज पर लिफो? कौन से वाली यूनिट सेल हुई है? 800 वाले में से, दिसंबर 28 वाली में से, ये वाली 800 इंटू 47, क्योंकि लीफो है लास्ट वाली सबसे पहले सेल करेंगे। 500 इंटू 47। अब स्टॉक कितना बच गया, इस 800 में से सिर्फ 300 यूनिट्स बच गई, और ऊपर वाली पूरी बच रही है। 400 इंटू 50, 300 इंटू 55, और ये वाली सिर्फ 300 यूनिट्स। ये तीन आपके पास स्टॉक बच गए। 20,000 प्लस 16,500 प्लस 14,100, 50,600। बताओ ये क्लियर हुआ है या नहीं? ये कौन सा मेथड था हमारा, परपेचुअल। यहाँ पे हम हर सेल, हर परचेज के बाद वैल्यूएशन करते हैं। इससे पहले जो हमने एग्जांपल करा था उसमें हमने हर सेल हर परचेज के बाद नहीं करा था, एक लास्ट डेट पे करा था। दैट वाज योर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। आपको क्वेश्चन में बता के जाएंगे कि पीरियोडिक से करना है परपेचुअल से करना है। पीरियोडिक बोला है, टोटल कर दो, लास्ट में जो यूनिट्स बच रही है बस उसका निकाल दो। परपेचुअल बोल दिया तो आपको ये टेबल बना के हर ट्रांजेक्शन के बाद क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। क्लियर? इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका लिफो का था, एक वेटेड एवरेज का क्वेश्चन देखते हैं। 11 10 FIFO। ठीक है,
12th क्वेश्चन, डिटेल्स हमें 11th इलिस्ट्रेशन की यूज करनी है, निकालना वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग है। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ रीना मिल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस इशूड इशूड। ठीक है, वेटेड एवरेज करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ नहीं है, निल। परचेजेस लिखेंगे 100 इंटू 30, 3000 यूनिट्स। सेम क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगी, अभी तो कुछ सेल नहीं हुई है। 100 इंटू 30, 3000। उसके बाद आपने क्या करा, इशूड 50 यूनिट्स, इश्यूज में लिख दो 50 यूनिट्स। अभी तो वेटेड एवरेज का कोई कंसेप्ट ही नहीं आया, क्योंकि एक ही टाइप की यूनिट्स है। क्वेश्चन तो जब आएगा ना 2-3 परचेजेस हो चुकी होंगी, तो आप डायरेक्टली लिख दो 50 इंटू 30, 1500, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर बच गया। इसके बाद नेक्स्ट करा आपने, अगेन परचेजेस करिए 200 इंटू 40, परचेजेस में लिख दो 240, 8000। अब आपका क्वेश्चन आता है कि इस परचेज के बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, बताओ। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला है ये, वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग। आपके पास 50 यूनिट्स पहले से बच रही थी 30 रुपीज के अकॉर्डिंग, 200 यूनिट्स आपने और परचेज करी 40 यूनिट्स 40 रुपीज के अकॉर्डिंग, वेटेड एवरेज कैसे आएगा ये। देखते हैं कौन बताता है कि 38 रुपीज कैसे आया। कैसे आएगा 38 तेजस, कैलकुलेशन बताओ इसकी। 50 इंटू 30 प्लस 200 इंटू 40, परफेक्ट। वेटेड एवरेज में हम कैसे करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो आपके पास पहले 50 यूनिट्स थी 30 रुपीज के अकॉर्डिंग, फिर आपने 200 यूनिट्स और परचेज करी 40 रुपीज के अकॉर्डिंग, टोटल यूनिट्स आपके पास कितनी है 250। तो ये कितना आ जाएगा आपका 38, 250 यूनिट्स 38 के अकॉर्डिंग 9500। देन आपने क्या करा, 100 यूनिट्स इशू करिए, 100 यूनिट्स इशू करिए, वेटेड एवरेज प्राइस आपके पास ऑलरेडी है। अब हमें फीफो लीफो लगा के देखना ही नहीं है कौन से वाली यूनिट्स हुई, हमने तो एक एवरेज कर लिया प्राइसेस का, वही इशू कर दो, स्टॉक में ये बच जाएगा। अगेन इशू करिए 100 यूनिट्स 38 के अकॉर्डिंग, 3800, ये आपका स्टॉक बचेगा। वेटेड एवरेज समझ आया। फीफो लीफो में क्या डिफरेंस देखा आपने और वेटेड एवरेज में क्या डिफरेंस देखा, उसमें हमें अलग अलग स्टॉक लिखना पड़ता है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि पहले कौन सी सेल हुई, कौन सी क्लोजिंग स्टॉक में बची है। वेटेड एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सबका एक एवरेज लेके चलना है। अगर यही वाला क्वेश्चन हम फीफो के अकॉर्डिंग देखें, यही सेम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड, ओपनिंग स्टॉक निल, ठीक है, बैलेंस कुछ नहीं है। परचेजेस करी 100 यूनिट्स इंटू 30, 3000। क्लोजिंग स्टॉक में यही आ जाएंगी 100 इंटू 30, 3000। फिर आपने क्या करा, ये परचेजेस हो गए ओपनिंग स्टॉक, इशूड फॉर कंजम्पशन 50 यूनिट्स, 30 के अकॉर्डिंग ही करोगे क्योंकि एक ही यूनिट्स थे आपके पास स्टॉक में। क्लियर, आपके पास अभी तो क्वेश्चन ही नहीं आया, अलग अलग टाइप की यूनिट्स ही नहीं है, 50 इंटू 30। फिर आपने क्या करा, दोबारा से परचेजेस करी 200 इंटू 40, 8000। यहाँ पे देखो ये डिफरेंस है वेटेड एवरेज और फीफो में, यहाँ हमने अलग अलग लिखा है, क्योंकि हमें फीफो में देखना पड़ेगा कि कौन सी वाली यूनिट्स इशू हो रही है, कौन सी वाली यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में बच रही है। ठीक है, फीफो में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाली सेल्स, सबसे पहले पहली परचेजेस सबसे पहले सेल करते हैं। तो ये जो आपने यहाँ पे 100 यूनिट्स इशू करी है, 100 यूनिट्स बताओ इन वाले क्लोजिंग स्टॉक में से कहां से सेल करो फीफो के अकॉर्डिंग। 50 फर्स्ट, कौन से वाली प्राइस वाली, 15 इंटू 30, परफेक्ट। और नेक्स्ट 50 कहां से इशू होगा, नेक्स्ट 50 फ्रॉम 200, यस। फर्स्ट 50 फ्रॉम 30 रुपीज एंड नेक्स्ट 50 ऑफ रुपीज 40। तो आपके क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गई, ये वाली तो पूरी सेल होगी, इसमें से 50 सेल होगी, तो ये यूनिट्स बच जाएगी 150, 150 इंटू 40, 6000।
फिर से आपने 100 यूनिट्स इशू करी है, अब तो आपके एक ही टाइप का स्टॉक बच रहा है, उसी में से इशू कर दो। 100 × 40 4,000, बचे 50 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक में आ गई। समझ आ गया आपको परपेचुअल वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे? बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट बनाना है आपको। लाइंस लगाना, सबसे पहले एक डेट का कॉलम बनेगा, उसके बाद 3 इक्वल कॉलम्स बनाने हैं। किस किस चीज के? इश्यूज, रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस। इसके फर्दर 3 कॉलम्स बनाना, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यही 3 कॉलम्स यहाँ बन जाएंगे, यही 3 कॉलम्स यहाँ बन जाएंगे। जो जो परचेजेस हो या ओपनिंग स्टॉक हो यहाँ लिख देना, सेल्स हो यहाँ लिख देना, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिख देना। ठीक है। फीफो लीफो है तो सारे अलग से दिखाना, और वेटेड एवरेज है तो सबका एवरेज लेके दिखाना। सबको समझ आया? यस और नो? डन, डन, डन। मुस्कान, समझ आया? मुस्कान जल्दी से बताओ, समझ आया आपको? ठीक है। अब ना हम इसमें करेंगे लास्ट टॉपिक इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री टेकिंग। वेटेड एवरेज एक बार और बता देते हो। देखो वेटेड एवरेज का मीनिंग क्या होता है, आपको ना एक एवरेज निकालना है, बट सिंपल एवरेज नहीं निकालना, किसी चीज का वेट देके निकालना है। जैसे मैं बोलूं, आपने 100 यूनिट्स परचेज करी ₹50 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आपने 150 यूनिट्स परचेज करी 60 के अकॉर्डिंग, और आपने 200 यूनिट्स परचेज करी 65 के अकॉर्डिंग। हमें निकालना है एवरेज प्राइस। सिंपल एवरेज तो बोलेगा इन तीनों का टोटल करके डिवाइड बाय 3 कर दो, लेकिन हमें सिंपल नहीं करना, हमें किसी चीज का वेट देना है। वेट किसका देंगे हम? यूनिट्स का। 50 × 1000 5000, 150 × 60 9000, 200 × 65 13,000। इनका टोटल कितना आ गया? 13,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000, 27,000। तो आपने एक वेट देके टोटल कॉस्ट निकाल ली। मतलब इन शॉर्ट आप ये मान लो पूरी इन्वेंट्री परचेज करने की आपकी कितनी कॉस्ट लगी है, टोटल कॉस्ट लगी है। आपके टोटल पैसे गए 27,000, और इसमें आपके पास कितनी यूनिट्स आ गई? 60 प्लस 65 प्लस 175 यूनिट्स। तो एवरेज प्राइस कितना होगा? 27,000 डिवाइडेड बाय 175, अराउंड 154.28। जैसे हम ना, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, आपने जितनी जितनी यूनिट्स परचेज करी है उसको आपको बस प्राइस से मल्टीप्लाई करते जाना है। टोटल देख लो कि आपके पास से कितने पैसे लगे। आपने बोला मेरी पॉकेट से टोटल 27,000 रुपीज लगे, और उसमें मेरे पास टोटल 175 यूनिट्स आई, तो हर यूनिट मेरे को एवरेज 154 की पड़ी। कोई मतलब नहीं है किस दिन पे क्या परचेज करा था, डेट्स हट जाएंगी। एक एवरेज प्राइस निकाल लिया आपने। वंश समझ आया? अब मैं इसी में अगर आपको फर्दर बताऊं कि आपको पीरियोडिक करना हो या परपेचुअल करना हो, तो आप कैसे करोगे? अगर आपको पीरियोडिक करना है, पीरियोडिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डेट पे, तो आपके जितनी भी यूनिट्स बच रही है, यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट में अगर सपोज आप 31 मार्च को वैल्यूएशन कर रहे हो, यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू इनटू वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है। पीरियोडिक में तो ये हो जाता है। परपेचुअल में क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन के बाद, हर सेल या हर परचेज के बाद जो भी आपके पास यूनिट्स बच रही है उसको मल्टीप्लाई करोगे आप इस वेटेड एवरेज प्राइस से, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में करा था। इसमें देखो आप हर यूनिट के बाद निकालो, जैसे ये 38 आपने कोई लास्ट में नहीं निकाला, आपने हर ट्रांजेक्शन के बाद निकाला। ठीक है। समझ आ गया वंश? दोनों केसेस में पीरियोडिक परपेचुअल। वंश, ओके, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक, इन्वेंट्री टेकिंग।
आपके ना सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, और बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ऐसा खास नया नहीं आता, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना। जनरली हम 31 मार्च को इन्वेंट्री वैल्यू करते हैं, ठीक है। 31 मार्च को जनरली आपकी इन्वेंट्री वैल्यू होती है, मतलब ईयर एंड पे। लेकिन एक चीज बताओ, क्या उस दिन बिजनेसमैन के पास सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यू करने का काम होता है? क्लोजिंग है ना, और भी तो कितने सारे काम होंगे उसको, पूरे अपने फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करने हैं, अकाउंटिंग करनी है, सब कुछ करना है। तो कभी कभी क्या होता है, तो वो 31 मार्च की जगह सोचते 2-4 दिन बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सपोज करा 7 अप्रैल को, ये 31 मार्च 2023 की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने करा 7 अप्रैल 2023 को वैल्यूएशन। तो मेरे को अभी एकदम ध्यान से सोच के बताना, ये जो 7 अप्रैल 2023 को आपने इन्वेंट्री कैलकुलेट करी, क्या वो मैं एज इट इज यहाँ पे उठा के लिख दूं कि 31 मार्च की इन्वेंट्री थी, या कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी मेरे को? बताओ। एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बाकी लोग बताओ, एज इट इज लिख सकते हैं या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? 31 मार्च के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 7 अप्रैल को, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। किस टाइप के एडजस्टमेंट्स हो सकती है? अगर इस पीरियड में कुछ सेल्स हो गई होंगी, तो यूनिट्स तो लेस हो गई होंगी ना 7 अप्रैल को। बट क्या 31 मार्च को वो सेल हुई थी? नहीं हुई थी। रिवर्स कर दो। इस पीरियड में कुछ परचेज हुई है, 7 अप्रैल को तो आपके स्टॉक में शो ही नहीं हो, स्टॉक में ऐड हो चुका होगा। 7 अप्रैल को परचेजेस ऐड हो चुकी होंगी। लेकिन क्या 31 मार्च को परचेज हुई थी? नहीं हुई थी। रिवर्स कर दो। और क्या हो सकते हैं, कुछ आपके डिफरेंट केसेस आते हैं। कंसाइनमेंट के केसेस हम देखेंगे, सेल ऑन अप्रूवल के केसेस देखेंगे। इस टाइप के आपके केसेस आते हैं, ठीक है। कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है? कंसाइनमेंट सेल्स, बताओ फटाफट। कंसाइनमेंट सेल्स क्या होता है, जल्दी से टाइप करके बताओ। सुना है कभी आपने ये टर्म कंसाइनमेंट? नहीं सुना? इन्वेंट्री वाले चैप्टर की रहे पहले? याद आ रहा है ये रिवीजन क्लास है, क्लासेस आप कर चुके हैं। कंसाइनमेंट क्या होता है? जैसे एक पर्सन होता है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, तेजस, ठीक है। तेजस है एग्जांपल हरियाणा से, राइट। उसने अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करा। अब वो खुद से बिजनेस कर रहा है तो हरियाणा में ही सेल कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा आसपास के एरियाज दिल्ली में, पंजाब में, इनमें सेल कर लेगा। बट उसको चाहिए कि मेरा बिजनेस ना पूरे इंडिया में जाए, ठीक है। तो पूरे इंडिया में के लिए उसने क्या करा, हमारे भी आप फिर सेल कर देना, हाँ जी मुस्कान। उसको क्या करना था, पुणे में सेल्स करनी थी, और क्या करनी थी, केरला भी सेल्स करनी थी। एंड ही सेड मेरे को असम में भी सेल्स करनी है, ठीक है। अलग अलग जगह पे सेल्स करनी। खुद से तो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। उसने यहाँ पे, ये जो तेजस है, इसको हम बोलेंगे कंसाइनर। और यहाँ पे उसने जो अपने एजेंट्स बना दिए, अलग अलग पर्सन उसने छोड़ दिए एजेंट्स, उनको हम बोलेंगे कंसाइनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पुणे में उसने मुस्कान को कंसाइनी बना दिया, केरला में उसने वंश को कंसाइनी बना दिया, असम में उसने आशु को कंसाइनी बना दिया। क्लियर? अब उसने क्या बोला तेजस ने, कि मैं आपको सामान दूंगा, और आगे आप फर्दर किसको सेल करना, कस्टमर को। क्लियर? तो ये होता है आपका कंसाइनर और कंसाइनी का कंसेप्ट। अब इसमें क्या होता है, सपोज इसने 5 लाख रुपीज के गुड्स दिए
मुस्कान को। ठीक है, अभी तक मुस्कान ने आगे कस्टमर को सेल्स सिर्फ 2 लाख की करी है। मुस्कान ने फर्दर सेल्स कर दी 2 लाख। तेजस ने 5 लाख के गुड्स दिए थे मुस्कान को सेल करने के लिए। मुस्कान ने आगे 2 लाख के गुड्स सेल्स कर दिए। तो 3 लाख का स्टॉक बच रहा होगा या नहीं बच रहा होगा? बच रहा होगा। अब क्वेश्चन ये आता है जो आपके इन्वेंट्री वाले चैप्टर से रिलेटेड है कि यहाँ पे ये जो 3 लाख का स्टॉक बच रहा है ये तेजस का है या मुस्कान का है? मुस्कान तेजस की बिहाफ पे सेल्स कर रही थी, तो ये 3 लाख का जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया किसका है? तेजस का। सब एग्री कर रहे हो तेजस का है? क्योंकि मुस्कान तो उसके बिहाफ पे सेल कर रही थी ना, वो तो सिर्फ उस पे कमीशन लेगी। तो लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो हमेशा किसका होता है? कंसाइनर का। अब ये हमारे चैप्टर में यूज कैसे होगा? आपको सपोज बोला मुस्कान वॉज वैल्यूइंग हर इन्वेंट्री ऑन 31st March 2024-23। ठीक है, she received 5 lakh worth of goods to be sold on consignment basis, right? Then दोबारा बता देती हूँ, एक मिनट बस। Then 31st March she sold 2 lakhs of such good, right? आपको डिटेल्स दी कि मुस्कान अपनी इन्वेंट्री वैल्यू करी थी 31st March को। देखो वो अपना कुछ भी और भी बिजनेस कर सकते हैं, एक एज एन एजेंट भी काम कर रही है, अपना भी बिजनेस कर रही थी, अपनी इन्वेंट्री कैलकुलेट करी थी। ड्यूरिंग द ईयर उसको 5 लाख के गुड्स मिले थे। क्या करा था तेजस ने? हरियाणा में जो तेजस बैठा हुआ था उसने पुणे में मुस्कान को 5 लाख के गुड्स दिए थे कि मुस्कान आप पुणे में इसको सेल करना। मुस्कान ने इसमें से क्या करा? 2 लाख के गुड्स सेल कर दिए। तो 3 लाख का स्टॉक उसके पास रखा हुआ था। उसने तो जब फिजिकली जाके काउंट करा होगा वो उसके पास शो हो रहा होगा। लेकिन क्या वो स्टॉक है मुस्कान का? क्या वो उसकी इन्वेंट्री में आना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, मुस्कान की इन्वेंट्री में से इसको लेस कर देंगे। जो 3 लाख का सामान मुस्कान के पास रखा होगा ना वो मुस्कान की इन्वेंट्री में से लेस कर देंगे क्योंकि वो मुस्कान का स्टॉक नहीं है। क्लियर? ये चीज समझ आई? यस और नो? कि अगर आपको ये वर्ड मिल जाए रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, तो मतलब हमारी जो पर्सन है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कंसाइनी है, उसको रिसीव हुआ है ना सेल करने के लिए, तो वो कंसाइनी है। उसके स्टॉक में से हम कर देंगे लेस। ये समझ आया या नहीं? यस और नो? जल्दी से बताओ। डन? बाकी लोग जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, इसी में हम अपोजिट एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है कैसे लिख के दिया? तेजस वॉज वैल्यूइंग हिज इन्वेंट्री ऑन 31st March 2023। यही सेम डिटेल्स लिख दी, लेकिन यहाँ शी रिसीव्ड की जगह लिखा ही सेंट 5 लाख वर्थ ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस टिल 31st March शी सोल्ड 2 lakhs ऑफ सच गुड्स। तो जो 3 lakhs के गुड्स मुस्कान के स्टॉक में बच रहे होंगे क्या वो हमें अपने इन्वेंट्री में ऐड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? यस और नो? क्या तेजस वो 3 लाख रुपीज अपने में ऐड करेगा या नहीं करेगा? यस, तेजस अपने में ऐड कर देगा 3 लाख रुपीज। या मुस्कान ने लेस करे थे, मतलब कि कंसाइनी अपने में से लेस कर देता है और कंसाइनर अपने में ऐड कर लेता है, क्योंकि वो एक्चुअल में गुड्स किसके हैं? कंसाइनर के। ये चीज क्लियर? इसको एक बार रीड करते हैं नोट से। आप लोगों को जो मैंने नोट्स दिए थे आप उसको भी साथ साथ खोल के रखना।
ये देखो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट मीन्स अ सिचुएशन वेयर वन पार्टी, consignor or principal, send goods to another party, consignor agent, with the understanding that goods will be sold on behalf of and at the risk of the consignor. Consignor के behalf पे वो सेल कर रहे हैं. Goods unsold as on balance sheet date with consignee shall be included on closing stock of consignor. Clear ये चीज? कंसाइनमेंट वाला केस समझ आ गया. एक और इसमें इंपॉर्टेंट केस होता है आपका सेल ऑन अप्रूवल बेसिस. ये कौन बताएगा क्या होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस? बताओ. उधार नहीं, उधार नहीं होता. उधार मतलब क्रेडिट सेल्स होता है. ये हम अप्रूवल बेसिस पे बात कर रहे हैं. बताओ जी. सेल के लिए भेजी है पर हुई नहीं है सेल. कब सेल मानेंगे उसे? बताओ आशु, सेल कब मानेंगे फिर उसे? ठीक है मुस्कान, काफी क्लोज हो. सेल कर दिया है पर अभी अप्रूवल नहीं हुआ है कि सारे एक्सेप्ट करेगा या नहीं. देखो, सेल ऑन अप्रूवल का केस देखते हैं. जैसे कि सपोज मुस्कान, मुस्कान ने ना नया नया बिजनेस स्टार्ट करा है कॉस्मेटिक्स का. अब उसने क्या करा, सेल मानेंगे जब या तो वो अप्रूवल दे दे या फर्दर आगे सेल कर दे या कुछ ना बोले, टाइम एक्सपायर हो जाए. बिल्कुल परफेक्ट मुस्कान. यही तीन कंडीशन होती है. मुस्कान ने सेल्स करी है कॉस्मेटिक्स की वंशिका को. ठीक है. वंशिका ने बोला कि यार जो आप सेल्स कर रहे हो ना दैट इज अ न्यू ब्रांड, तो मेरे को नहीं पता कि वो आगे मेरे यूज होगी या नहीं होगी. वंशिका भी एक डीलर है कॉस्मेटिक्स में. मुस्कान ने बोला भाई आपके तो शॉप है, आप रख लो, सेल हो जाएगी. अगर सेल नहीं होती या आपको प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आते तो आप मेरे को रिटर्न कर देना. ठीक है. उसने बोला अभी सेल नहीं हुई है, उसने बोला आप रख लो, आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे को वापस कर देना. बट उसके साथ उसने लगा दी एक कंडीशन कि विद इन 3 मंथ्स मेरे को बता देना कि आपको रखना है या नहीं रखना. ऐसा नहीं है कि आप 6-7 साल बाद वापस कर रहे हो एक्सपायर होने के बाद. 3 महीने में बता देना. ठीक है. तो अब इस केस में हम सेल्स कब मानेंगे? पहली कंडीशन, या तो वंशिका एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्टेंस. ठीक है. फॉर्मली वंशिका ने कॉल करके व्हाट्सएप करके बता दिया कि मेरे को ये सामान रखना है. दूसरी चीज, एक्सेप्ट नहीं करा लेकिन वंशिका ने क्या करा, फर्दर सेल कर दिया. चाहे उसने मुस्कान को बोला या नहीं बोला, उसने फर्दर सेल कर दिया, मतलब एक्सेप्टेंस हो गया. फर्दर सेल कर लिया या फिर खुद से यूज कर लिया. इसको हम बोलते हैं डीम्ड एक्सेप्टेंस. कि उसने एक्सेप्ट नहीं करा लेकिन उसने कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट कर दिया. जैसे न्यू ब्रांड्स अपना सामान दुकानदारों को बेचते हैं, हाँ बिल्कुल वंश वही है. वैसे दुकानदार कहते नहीं वही रखा हुआ है, ट्राई करके देखना है देख लो. ऐसी चीज जो रख जाता है वो जबरदस्ती चिपका के जाता है कि रख के देख लो. जैसे ना बोट कंपनी सुनी है आपने, अमन गुप्ता वाली, उन्होंने ऐसे ही करा था, रखवा दिया था. उन्होंने पता मार्केटिंग कैसे करी थी, सामान अपना रखवा दिया, नया नया सामान है. अभी कस्टमर्स तो होते नहीं है, शॉपकीपर रखने को राजी नहीं कि मेरे को रखना ही नहीं है, कोई कस्टमर ही नहीं है. उन्होंने अपने घर के लोग भेजे फेक डिमांड दिखाने के लिए. उनकी मम्मी जाके पूछ रही है बोट के ईयरफोन्स है कभी उनकी वाइफ जा रही है, कभी उनके और कोई रिलेटिव जा रहे हैं. शॉपकीपर है उसको लगा कि भाई डिमांड आ रही है, उसको थोड़ी पता उनके ही घर के लोग आ रहे हैं, उसने और सामान रखा. ऐसे ऐसे उन्होंने डिमांड क्रिएट करी थी. तो जो ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस होता है ना, इसका मतलब क्या होता है भाई कस्टमर को दिखेगा तभी तो बिकेगा ना. नई चीज भी आपको दिखानी तो पड़ेगी, तो आप क्या करते हो शॉप पे रखाते हो बस कि ये एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापस कर देना. तो इसमें हम क्या क्या कंडीशन देखते हैं, या तो एक्सेप्टेंस हो गया या फिर फर्दर सेल या यूज हो गया, मतलब डीम्ड एक्सेप्टेंस. तीसरी चीज हम देखते हैं टाइम पीरियड.
elapsed। अगर टाइम पीरियड elapsed हो गया मतलब 3 महीने बीत चुके तो हम सेल्स मान लेंगे, चाहे कोई एक्सेप्टेंस हुआ चाहे नहीं हुआ। इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होगी तो हम क्या मान लेते हैं, सेल्स होगी। अब मेरे को ना एक एग्जांपल बताना, बहुत ध्यान से सुनना। मुस्कान सेंट ₹8 लाख वर्थ ऑफ गुड्स टू वंशिका ऑन 15 Feb 2023। ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ रिजेक्शन was 3 months till 31st March 2023। Vanshika accepted 30% of goods. No intimation was received for remaining goods। बताओ 31st March को कितनी सेल्स मानेंगे हम? 30%। और बाकी का क्या करेंगे? 8 लाख। 8 लाख कैसे क्रिश? 8 lakhs के गुड्स भेजे, ठीक है, 15 Feb को। 3 months का पीरियड अलाउड है। 31st March तक वंशिका ने 30% गुड्स एक्सेप्ट करे। रिमेनिंग के बारे में नो इंटीमेशन है। अभी तो क्रेडिट पीरियड, आपका जो अप्रूवल पीरियड है वो कब इलैप्स होगा? 3 months। 15 Feb है तो 15 March, 15 April, 15 मई। आपके पास 15 मई तक का टाइम है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। और 31st March तक उसने सिर्फ 30% गुड्स एक्सेप्ट करे। तो आपकी सेल्स पता है कितनी मानेंगे? सेल्स फॉर मुस्कान 8 लाख इंटू 30%। 30% रुपीज देगी वो, हाँ जी बिल्कुल 30% देगी। 8 लाख इंटू 30%, 2,40,000। जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है 5,60,000, क्या हम उसको सेल्स मानेंगे? 31st March को नहीं मानेंगे। अब क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। इन्वेंट्री में इसका क्या काम है? जब ये 5,60,000 का सामान हम सेल ही नहीं मान रहे, लेकिन ये स्टॉक वंशिका के पास पड़ा हुआ है, तो ये किसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में आना चाहिए? वंशिका की या मुस्कान की? अनसोल्ड वाला। आशु बोल रहे हैं मुस्कान, बाकी लोग बताओ। अनसोल्ड स्टॉक किसकी इन्वेंट्री में आएगा? मुस्कान या वंशिका? मुस्कान। सब लोग बताओ जल्दी जल्दी। मुस्कान, वंश भी कह रहे हैं मुस्कान। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, ये आएगा मुस्कान के स्टॉक में, क्योंकि अभी वो सेल से नहीं हुआ। तो हम इसको पता है क्या बोलेंगे? गुड्स लाइन विद कस्टमर। हमारे ऐसे गुड्स जो कस्टमर के पास पड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों केसेस समझ आ गए। पहला हमने केस देखा कंसाइनर कंसाइनी। कंसाइनर कंसाइनी के केस में जितना सामान कंसाइनी ने सेल कर दिया वो तो हो गया, जो अनसोल्ड है वो वाला कंसाइनी के में से लेस कर देंगे, कंसाइनर के में ऐड कर देंगे। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, जितना आपके 31st March तक कंडीशन फुलफिल हो गया तो एक्सेप्टेंस आ गया, या डीम्ड एक्सेप्टेंस हो गया, या फिर टाइम पीरियड इलैप्स हो गया, तो ठीक है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई और कुछ सामान आपके कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, तो वो किसके स्टॉक में इंक्लूड होएगा? सेलर के स्टॉक में। क्लियर? यस और नो? जल्दी से बताओ। समझ आया सबको? ठीक है, रीड कर लो एक बार। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन रिटर्न बेसिस मीन्स गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर with the option to retain or return them with a specific period. If time period has not elapsed till balance sheet date,
इट शैल बी इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एट, अगर लैप्स नहीं हुआ तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी इन्वेंट्री में। क्लियर? इसका एक एग्जांपल देखो, छोटा सा एग्जांपल है। सपोज अ फर्म दैट क्लोजेस बुक्स ऑन 31st December carried out the inventory taking on 7th January next year। आपने बुक्स क्लोज कर दी 31st December को, बट आप ईयर एंड पे ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं कर पाए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन करा आपने 7th January को, एंड एक्चुअल इन्वेंट्री वाज ऑफ कॉस्ट 7,85,000। 7th January को जिस दिन आपने वैल्यूएशन करा ना, उस दिन इन्वेंट्री की वैल्यू है ₹7,85,000। कर लो वंश, कोई बात नहीं, छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको समझ आ जाएगा वैसे भी। 7,85,000 का आप क्या करो, इन्वेंट्री वैल्यू कर लो 7th January को। ड्यूरिंग द पीरियड January 1 to 7th परचेजेस वर 1,53,000। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से लेकर यहां तक में आपने क्या करा है, कुछ परचेजेस करी है 1,53,000 की। तो फटाफट बताओ 7th January के स्टॉक में वो ऐड हुई होंगी या नहीं हुई होंगी? हुई होंगी। अब 7th January को तो वो एडिड है, बट क्या 31st December को परचेजेस हो चुकी थी? नो। तो हम क्या करेंगे, हमें इस दिन का स्टॉक चाहिए, है हमारे पास 7th January का, तो हम परचेजेस का क्या करें, 1,53,000 की परचेजेस का लेस कर देंगे। हमें रिवर्स जाना है तो इसमें से 1,53,000 लेस कर देंगे। आगे ये बता रहे हैं सेल्स हुई है 2,50,000 की। सेल्स इसमें से हम लेस कर चुके थे 785 में से। हम जब 7th January को स्टॉक कैलकुलेट करे तो जो स्टॉक सेल हो चुका वो हमारे पास गोडाउन में थोड़ी ना था, हमने काउंट ही नहीं करा। बट क्या 31st December को वो सेल्स हुई थी? यस और नो? 31st December को वो सेल्स हुई थी या नहीं हुई थी, 2,50,000 की? बताओ। नो। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे। समझ रहे हो, हमें क्या करना है, रिवर्स जाना है। हाँ लेकिन इसमें एक चीज देखो, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मिस करा, द मार्कअप बीइंग 25% ऑन कॉस्ट। ये तो सेलिंग प्राइस गिवन है ना, हमें तो कॉस्ट पे चाहिए। 2,50,000 की सेल्स है, इसमें 25% ऑन कॉस्ट पे मार्जिन है। बताओ कॉस्ट कितनी आएगी इसकी? कल निकालना सीखा था हमने। सब लोग कैलकुलेट करो फटाफट, बताओ कितनी कॉस्ट आएगी। मार्कअप 25% ऑन कॉस्ट है, सेल्स प्राइस आपका 2,50,000 है। मुस्कान, आशु, वंश, आप लोग भी बताओ, कैलकुलेट करो। कैसे करते हैं हम, मार्कअप ऑन कॉस्ट होता है 2,50,000। अगर ये ऑन सेल्स होता तो डायरेक्ट 25% कर देते, लेकिन ये ऑन कॉस्ट है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, क्या आएगा, 2 lakhs। तो आपने 2 lakhs की सेल्स यहाँ पे लेस करी हुई थी, हम इसको कर देंगे वापस एट 8,32,000। समझ आया या नहीं? हमें रिवर्स जाना है, यहां से यहां जाना है। यस और नो? देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर नहीं समझ आए, जिस भी पॉइंट पे ना समझ आए ना वहीं बता देना। आपके यहाँ से क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। डन। मुस्कान। ठीक है, हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, ये रिवर्स वाला है, इलस्ट्रेशन करते हैं कोई, ये वाला भी करेंगे, 4 बाद में करेंगे। इलस्ट्रेशन 9 करते हैं। A trader prepared his accounts on 31st March each year. Due to some unavoidable reasons, no stock taking could be possible till 15th April. हमें स्टॉक चाहिए था 31st मार्च का, वैल्यूएशन हमने एक्चुअल में करा 15th अप्रैल को। ऑन विच डेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू 15,000। हमें 31st मार्च का वैल्यूएशन करना था, लेकिन वैल्यूएशन हुआ आपका 15th अप्रैल। इस दिन पे आपका स्टॉक आया 50,000 का। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टेब्लिश बिटवीन 31st मार्च एंड 15th अप्रैल। इन दो डेट्स के बीच में ये ट्रांजेक्शन हुई है। सेल्स 41,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स 10,000। अब हमें कैश क्रेडिट से कोई फर्क नहीं है, हम तो इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे हैं, हमारे स्टॉक से तो कम हुआ होगा ना, चाहे कैश सेल्स करे चाहे क्रेडिट सेल्स करे। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इससे हमें कोई फर्क नहीं, कैश सेल्स हो चाहे क्रेडिट सेल्स हो, आपके इन्वेंट्री से स्टॉक कम हुआ होगा। 41,000 का परचेजेस करे 5034 की, इंक्लूडिंग कैश परचेज 1990। अगेन हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया, हमें क्या फर्क पड़ता है कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो, परचेजेस करी है ना, स्टॉक में ऐड हुआ होगा। हमने अभी पैसे दिए नहीं दिए अलग बात है, इन्वेंट्री में तो आया था ना, तो परचेजेस में आ जाएगा। सेल्स रिटर्न 1000। ठीक है, आगे बताया ऑन 15th मार्च गुड्स ऑफ द सेल्स वैल्यू 10,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर, द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 weeks. He returned 40% of goods on 10th April, approving the rest. Customer was billed on 16th April. ये पॉइंट अभी समझेंगे। Trader had also received goods costing 8,000 in March for sale on consignment basis. Received goods बताओ, कंसाइनर या कंसाइनी? हमारा ट्रेडर कंसाइनर है या कंसाइनी? कंसाइनी। आप लोग सब बताओ। हाँ जी, कंसाइनी, परफेक्ट। हमें रिसीव हुआ है तो कंसाइनी। 8,000 के गुड्स हमें मार्च में रिसीव हुए थे कंसाइनमेंट बेसिस के लिए। 20% ऑफ गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31st मार्च, 20% तो हम सेल कर चुके। अनदर 50% बाय 15th अप्रैल। ये क्वेश्चन ना इतनी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखना, आपको 8,000 के गुड्स रिसीव हुए थे, जिसमें से आपने 20% पहले सेल कर दिया, 50% बाद में सेल कर दिया, तो आपके पास स्टॉक में कितना बच रहा था? सिर्फ 30%। ये 30% का गुड्स हम कंसाइनी के केस में ऐड करेंगे या लेस करेंगे? कंसाइनी के केस में लेस करेंगे, परफेक्ट। तो हम एक एक करके ट्रांजेक्शन को समझते हैं। आपके पास स्टॉक है 50,000 रुपीज का, वैल्यू ऑफ स्टॉक 50,000। आगे आपको एक चीज और बता दें, गुड्स आर सोल्ड बाय ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेल्स। जब वो ओन सेल्स मार्जिन देते हैं ना, तब तो बहुत ही ईजी हो जाता है, आपको मार्जिन निकालना है, सिर्फ परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है। सेल्स आपने करी है 41,000 की, जिसमें से रिटर्न आ गया 1,000 का, तो इफेक्टिवली आपने सेल्स करी है 40,000 की। इस 40,000 की सेल्स पे आपने 20% का मार्जिन अर्न करा हुआ है, तो बताओ कितनी कॉस्ट की सेल्स आपने करी है? ये सेलिंग प्राइस है, मार्जिन है आपका 20% ऑन सेल्स। तो बताओ कितनी कॉस्ट की सेल्स करी आपने 31st मार्च से 15th अप्रैल के बीच में? 32,000 मुस्कान कह रही है। आप लोग बताओ आपके अकॉर्डिंग कितना आएगा? तेजस ये कैसे आया? मार्जिन ऑन सेल्स है।
100/120 नहीं करेंगे ना। अगर मार्जिन ऑन कॉस्ट होता तो हम बाय 120 करते। मार्जिन ऑन सेल्स है, सेल्स वैल्यू पे मार्जिन कैलकुलेट करना है। सेल्स वैल्यू कितनी है? 40,000। उसका 20% लेंगे हम डायरेक्ट। समझ आया तेजस? उसके अकॉर्डिंग बताओ कितनी वैल्यू आएगी। 32,000। यस। तो आपने टोटल सेल्स करके 32,000 की कॉस्ट की। इस पीरियड में आपने 32,000 की सेल करी है, तो आपके स्टॉक में से लेस हुआ होगा। 31 मार्च पे जाने के लिए उसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे? 32,000 की सेल्स ऐड करूं या लेस करूं? ऐड। आशु कह रहे ऐड, मुस्कान, तेजस, आप लोग बताओ। ऐड करूं या लेस करूं? ऐड। यस, हमें रिवर्स जाना है तो इसको मैं कर दूंगी ऐड। ये 32,000 हमने कर दिए ऐड। ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो। परचेजेस करी है आपने। कितने की परचेज करी है? 5034 की। 5034 की परचेजेस आपकी एडिट थी ना यहाँ पे। ये आपने जब 15 अप्रैल को स्टॉक कैलकुलेट करा था 50,000 का, उसमें ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगी। हमें 31 मार्च पे जाना है। ऐड करूं या लेस करूं परचेजेस? लेस और लेस। ठीक है, आप कर दोगे इसको लेस। 5034 लेस। ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 3 ट्रांजेक्शन हो गई। On 15th March, goods of the sales value 10,000 were sold on sale or return basis to a customer. The period of approval being 4 weeks. 15th मार्च को दिए, पीरियड ऑफ अप्रूवल 4 वीक्स है, मतलब 1 मंथ। 15 अप्रैल तक का अप्रूवल पीरियड था। ही रिटर्न 40% ऑफ गुड्स ऑन 10th अप्रैल, अप्रूविंग द रेस्ट। कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16th अप्रैल। ट्राई करो क्या करेंगे इस ट्रांजेक्शन का। सोचो। कंसाइनमेंट। अप्रूवल वाला ये वाला पॉइंट बताना है। टोटल 10,000 की सेल्स आपने करी थी। 4 वीक्स का अप्रूवल पीरियड था। 40% आपके रिटर्न हो गए 10th को, और बचे हुए आपकी सेल हो गई। 6,000 का क्या करेंगे? बताओ तेजस, 6,000 का क्या करें? 6,000 की सेल्स हो गई, तो उन्हें सेल्स मानेंगे, ड्रेस 40,000 को गुड्स लाइन विद कस्टमर मानेंगे। नहीं, 40,000 उसने रिटर्न कर दिया ना, 4,000। देखो इसमें क्या हुआ है, बहुत ध्यान से समझो, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टोटल आपके पास 10,000 का सामान आपने भेजा था, ठीक है। जिसमें से क्या हुआ, उसने 40% कर दिया रिटर्न, 60% कर लिया एक्सेप्ट। रिटर्न उसने किस दिन पे करा है? 10th अप्रैल को। और एक्सेप्ट किस दिन पे करा है? 16th अप्रैल को हमने बिलिंग करी है। एक्सेप्टेंस तो उसने 10th को ही दे दिया था, बिलिंग 16th को ही है।
ठीक है। अब क्वेश्चन आता है 31 मार्च को इसका क्या करें। 40% मीन्स 4,000, 60% मीन्स 6,000। अब एक चीज बताओ मेरे को, क्या 31 मार्च तक इसके बारे में भी कुछ भी इंफॉर्मेशन थी कि वो सेल परचेज क्या करने वाला, एक्सेप्ट करेगा, रिटर्न करेगा? कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। और हमने अप्रूवल के केसेस में देखा था हम सेल कब मानते हैं, जब या तो गुड्स एक्सेप्ट हो गए, या फिर डीम्ड एक्सेप्टेंस हो गया, उसने फर्दर सेल कर दिए, या फिर टाइम पीरियड इलैप्स हो गया। 31 मार्च तक इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी। तो 31 मार्च को आपने पूरा का पूरा अपने स्टॉक में इंक्लूड कर रखा था 10,000 रुपीज। ठीक है, करना चाहिए था आपको, मतलब हमने कैलकुलेशन बाद में करी है, पूरा 10,000 आना चाहिए था। लेकिन आपने क्या करा, और कस्टमर ने 40% कर दिया रिटर्न। अगर उसने 10th अप्रैल को 40% रिटर्न करा है, तो मेरे को आंसर में बताना यस और नो, कि 15th अप्रैल को जिस दिन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आपके स्टॉक में शो हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। 10th अप्रैल को जो रिटर्न आया 4,000 का, वो 15th अप्रैल को आपके स्टॉक में शो हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? शो होगा, क्योंकि आपका रिटर्न आ चुका। आपने किसी को कोई चीज 10 तारीख को जाके वापस कर दी, तो 15 को उसी के पास तो होगी ना, वो शो हो रही होगी। और हमें 31 मार्च को वो स्टॉक में दिखानी भी थी। तो हम इस 4,000 का तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्टॉक था। 31 मार्च को हमें अपने स्टॉक में ही दिखाना चाहिए था, और 15th अप्रैल को हमारे स्टॉक में ही शो हो रहा था, तो इसका तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन आते हैं 6,000 का क्या करें। 6,000 की सेल्स होगी, ठीक है। 6,000 की क्या करा उसने, एक्सेप्ट कर लिया। अब इस एक्सेप्टेंस का क्या करा होगा, बताओ। ये एक्सेप्टेंस का 10th अप्रैल को क्या इफेक्ट आया होगा आपके स्टॉक पे। सेल्स कम हो गया स्टॉक, ठीक है, ऐड करेंगे। और बताओ। ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे या कितना लेस करेंगे? ऐड करेंगे, डायरेक्ट हम 60% करेंगे। सोचो सोचो, कितना अमाउंट ऐड या लेस करेंगे? क्या है आप लोगों का फाइनल कंक्लूजन, क्या करेंगे 6,000 का? 60% गुड्स का ऐड या लेस? चलो मैं बताती हूँ, लेस करेंगे हम। रीजन बताओ मेरे को क्यों करेंगे। 6,000 आपका सेलिंग प्राइस है, और इसमें 20% मार्जिन भी है। इसको कंसीडर करके कैलकुलेट करो, देखते हैं कौन मेरे को बताएगा। इतना हिंट दे दिया कि हम लेस करेंगे। 6,000 टोटल है सेलिंग प्राइस, जिसमें 20% मार्जिन है। लेस करना है, लॉजिक बताओ क्यों करेंगे।
या सोच लो, ऐड करेंगे, क्या पता मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। मुस्कान आंसर करेगी इसका। हमें 6,000 का क्या करेंगे मुस्कान, जिसमें 20% मार्जिन है, ऐड या लेस, और कितना अमाउंट करेंगे, जल्दी से बताओ। 4,800 का क्या करेंगे तेजस? एक वर्ड में बता दो फटाफट, ऐड या लेस। 4,800 ऐड करेंगे आशु। ठीक है जी। देखो, इस पॉइंट में ना इसलिए इतना टाइम लगाया कि आप लोगों को अच्छे से ध्यान रहे। आपका 10,000 का टोटल स्टॉक था, ठीक है, जिसमें से 40% हुआ रिटर्न, मतलब कि 4,000, जो आपके 15 अप्रैल के स्टॉक में भी दिख रहा है और 31 मार्च को भी दिखना चाहिए था। कुछ नहीं करेंगे, उसका ध्यान रखना। 60% आपका एक्सेप्ट हुआ है, मतलब कि 6,000 आपने अपनी सेल्स कर रखी है, लेस कर रखा है, लेकिन 31 मार्च को हमें नहीं पता था कि वो सेल होगी, तो हम इसको करेंगे ऐड। और ये चीज एकदम स्टार मार्क करके रख लो अपने नोट्स में कि 6,000 सेलिंग प्राइस है, आपको क्या ऐड करना है, 6,000 माइनस 20%, मतलब 4,800। ये चीज समझ आई तो ये लिखो, अप्रूवल बेसिस। यस और नो, जल्दी से बताओ। डन। वंश, आशु, ठीक है, क्लियर। लास्ट इसमें पॉइंट देखो, द ट्रेडर हैज ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। 20% of goods had been sold by 31st March, 50% by 15th April। वो दोनों तो सेल हो चुके। 8,000 इंटू 30% उसके स्टॉक में बच रहा है। 8,000 इंटू 30% कितना आ गया, कैलकुलेट करो फटाफट। 8,000 इंटू 30%, ये उसके स्टॉक में बच रहा है, कितना आया, 2,400। हम है रिसीव करने वाले, मतलब कंसाइनी, तो हम क्या करेंगे, 2,400 को एड या लेस। कंसाइनी, कंसाइनी के स्टॉक में से ऐड होगा या लेस होगा तेजस? लेस होगा, तो हम इसको कर देंगे लेस। ठीक है, ये आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स होगी, ये आपका आ गया स्टॉक का वैल्यूएशन। क्वेश्चन समझ आया? हमने क्या करा, जो सेल्स करी थी उसको एड बैक कर दिया, लेकिन कॉस्ट पे। ये चीज ना अपने नोट्स में एकदम हाईलाइट करके रख लेना कि कोई भी आपने सेल्स करी है, चाहे वो सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस है, नॉर्मल सेल्स है, कोई भी सेल्स है, उसको हमेशा आपको कॉस्ट पे लेकर आना है, ग्रॉस प्रॉफिट हटा देना है। ठीक है, बाकी आपकी नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। नॉट दिस वन। एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला पॉइंट भी आपका काफी बार रिपीट होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखो, इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2021। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, सेल्स। At the time of valuing inventory on 31st March 21, a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item, which was originally purchased for 50,000 and was sold during the year for 45,000. Barring the transaction relating to this item, the GP earned during the year was 20% on sales. इसका मतलब पता है क्या है, एक आइटम थी, एक पर्टिकुलर आइटम जो आपने परचेज करी थी 50,000 की, उसमें आपने राइट ऑफ कर दिया 17,500 का अमाउंट, तो ये आपका बच गया 32,500। इतने में आपने उसको शो कर रखा है, और इसका आपने सेल कर दिया 45,000 पे, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 45,000 माइनस 32,500, 12,500 का हो गया आपका प्रॉफिट। ये एक अब नॉर्मल सी आइटम थी, ठीक है।
मुस्कान, वो जो डाउट्स है ना आपके रियल एकेडमी वाले, वो मेरे से पर्सनली ले लेना, ठीक है, व्हाट्सएप पे ले लेना। हाँ, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट 12,500 का। इसके अलावा जो आपकी स्टॉक है, जो भी आपकी स्टॉक है, जो भी आपने सेल्स करे, उस पे आपने मार्जिन अर्न करा है 20%। अब ये तो एक स्पेसिफिक आइटम होगी जिसपे आपको अलग से प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दिया। बाकी भी आपने प्रॉफिट अर्न करा है 20% का। आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2022। कोई बता सकता है कैसे हम क्या कैलकुलेशंस करेंगे इसमें? आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजेक्शन्स है, और एक पर्टिकुलर आइटम बता दी। क्या करेंगे इसमें? ट्राई करो, आप लोग 5 मिनट ले लो और इसको ट्राई करो और मेरे को बताओ कैसे होगा। 5 7 आपको कराती हूँ, जिसने भी जितना ट्राई करे मैच करते जाना, ठीक है। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। नहीं तेजस, थोड़ा सा गलत है। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 1,42,500 का। इसमें आप ऐड कर दो परचेजेस। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर कितनी है आपकी? 762,500 की परचेजेस ऐड कर देंगे। 762,500। इसमें और क्या ऐड कर देंगे हम? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं वो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 1,50,000 ऐड कर दो। अब इस चीज में देखो, यहां तक तो नॉर्मल है जो आपको करना है। एक नीचे ना आपको अलग से एडजस्टमेंट दे रखी है कि आपकी जो इन्वेंट्री है 31 मार्च 2021 वाली, मतलब कि ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें एक आर्टिकल था 50,000 का, जिसमें आपने 17,500 राइट ऑफ कर दिए। मतलब 32,500 पे वो शो हो रहा था आपका ओपनिंग इन्वेंट्री में। बहुत ध्यान से सुनना है इस पॉइंट को, बहुत रिपीट होता है ये आपका काफी क्वेश्चंस में, ठीक है। 50,000 का एक स्टॉक था जिसमें 17,500 आपने राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ पता है क्या होता है? कई बार कोई सामान क्या होगा, खराब हो गया, सेकंड का सामान नहीं बोलते हम जिसको, स्क्रैच आ गया, डेंट पड़ गया, गिर के टूट गया, उसमें थोड़ा बहुत स्क्रैचेस वगैरह आ गए, तो हमें उस पर कुछ अमाउंट राइट ऑफ करना पड़ा। तो हमने वो शो कर रखा था 32,500 पे। वो कोई नॉर्मल आइटम नहीं है, दैट इज एन एबनॉर्मल आइटम। नॉर्मली आप जिसकी कॉस्ट लेते हो वो अलग चीज है, दिस इज एन एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम को हम यहां से कर देंगे लेस। लेस बुक वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल इन्वेंट्री। बुक वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल इन्वेंट्री टोटल 50,000 था, जिसमें से आप 17,500 रेस कर चुके, तो 32,500 यहाँ से राइट ऑफ कर देंगे। इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आया? 10,22500, करेक्ट। इसमें से हमें लेस करना है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना टोटल आपके पास अवेलेबल था सेल करने के लिए, उसमें से सेल वाला हटा दो, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा? सेल्स दे रखी है आपको, सेल्स कितनी है आपकी? 12,45,000। 12,45,000, ठीक है। ये तो आपकी ग्रॉस सेल्स है, इसको इनर कॉलम में ले लेते हैं। 12,45,000। जैसे हमने परचेजेस में से एबनॉर्मल परचेजेस हटाइए, सेल्स में से भी तो एबनॉर्मल सेल्स हटनी चाहिए ना, जब भी तो आपका करेक्ट मार्जिन आएगा। तो यहां से आप लेस कर दो एबनॉर्मल सेल्स, ठीक है।
टोटल सेल्स 12,45,000 की थी, जिसमें से एबनॉर्मल सेल्स कितनी थी आपकी? 45,000 की। लेस कर दो, तो आपकी नॉर्मल सेल्स कितनी आ गई? 12 लाख नॉर्मल सेल्स। इसमें मार्जिन कितना अर्न करा था आपने? 20% ऑन सेल्स। जल्दी से मार्जिन बताओ कितना आएगा? 12 लैक्स की सेल्स है, मार्जिन है 20% ऑन सेल्स। कितना मार्जिन लू? 20% ऑन सेल्स। 960 कॉस्ट आएगी, मार्जिन इसमें आ जाएगा आपका 2,40,000। ठीक है, 12 लैक्स इंटू 20%, तो 9,60,000 की आ गई आपकी कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पता है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है? कैलकुलेट करके बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 10,22,500 एंड सेल्स वर 9,60,000, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आई? जल्दी से सॉल्व करो इसको। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेस करो। क्या हो गया, कहाँ कंफ्यूज हो गए? निकालो इसको। आपके पास 10,22,500 का सामान था, जिसमें से 9,60,000 का आपने सेल कर दिया, तो कितने की क्लोजिंग इन्वेंट्री बची? 10,22,500 माइनस 9,60,000, 62,500। यस आशु। तेजस, आपको समझ आएगी? आपने क्या करा है, पहले देख लिया आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है, सामान टोटल कितने का था। आपने बोला ओपनिंग इन्वेंट्री है 142,500 की, परचेजेस करी 762,500 की, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, हमने कल पढ़ा था। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। फाइनेंशियल चार्जेस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गर पीरियड तो कहीं पे लिखा नहीं है, तो इंटरेस्ट हम ऐड नहीं करेंगे। तो आपकी यहाँ तक की कॉस्ट आएगी टोटल परचेजेस। लेकिन उसमें से एक एबनॉर्मल परचेज थी, हमने लेस कर दी। 50,000 माइनस 17,500, ये आपकी एबनॉर्मल परचेज थी, हटा दो इसको। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया। इसमें से टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? सेल्स माइनस जीपी। बट यहाँ पे अगेन एक एबनॉर्मल सेल्स थी 45,000 की, तो हमने सेल्स में से पहले वो एबनॉर्मल सेल्स लेस करी, उसके बाद हमने जीपी कैलकुलेट करा। ये चीज समझ आई? जल्दी से बताओ यस और नो। आशु, मुस्कान, तेजस, वंश, यस और नो? ये क्वेश्चन समझ आया? यस। डन। ठीक है। देखो आपके ना इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करना। ट्रू फॉल्स ट्राई करने, क्वेश्चंस ट्राई करने। इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक दे रखे, परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेल्स। इसमें से आपके वो एक्स्ट्रा वाले एक्सपेंसेस हटा ही दिए जिनका कोई काम नहीं था। 60,000 राइट ऑफ करा पर्टिकुलर आइटम पे जो 2 लाख का परचेज करा था, सेल करा है 1,60,000 का। 25% ऑन कॉस्ट का मार्जिन है, बस डिफरेंस क्या है, उसमें ऑन सेल्स था, इसमें ऑन कॉस्ट है मार्जिन। बाकी सिमिलर क्वेश्चन है। हो जाएगा? हो जाएगा। और आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं इसी टाइप से, इन्वेंट्री के क्वेश्चंस हैं। जैसे हमने अभी जो इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन करा था, उसमें क्या था? 31 मार्च का स्टॉक चाहिए था, 15 अप्रैल को वैल्यूएशन हुआ था, तो हम बैक गए थे। एक आपको फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, आपने ना जल्दी वैल्यूएशन कर लिया, आपने सोचा बाद में टाइम नहीं लगता, 23 जून को ही वैल्यूएशन करके रख दिया।
आपको स्टॉक चाहिए था 30 जून का, तो हम आगे के लिए आ जाएंगे। ठीक है। इसके केस में पॉजिटिव हो जाएगा, इस पीरियड में जो सेल्स हुई है ऐड कर देना, जो परचेजेस हुई है वो लेस कर देना। हो जाएंगे ये क्वेश्चंस? फटाफट बताओ, यस और नो। डन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ट्रू फॉल्स जरूर करना है, इसके स्टडी मटेरियल के ट्रू फॉल्स तो जरूर करना है। ठीक है। और डाउट जो भी आए वो मुझसे व्हाट्सएप पे ले लेना।